बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी बड़ी तादाद में 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में हिस्सा लेने को तैयार है। कमर कसरी है सनतकारों ताजिरों ने कि वो इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे, लेकिन क्या इलेक्शन में हिस्सा लेने के बाद वो मसाइल का मदावा कर पाएंगे? क्या वो सनतों के मसाइल को कम कर पाएंगे? क्या वो तवानाई बुरान पर काबू कर पाएंगे? इन तमाम मसाइल को वो एक जगह पर बैठकर तो हल नहीं कर सके, लेकिन क्या वो सियासी प्लेटफॉर्म्स पर जमा होकर तमाम मसाइल को हल करने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? इसी हवाले से आज मैं प्रोग्राम करूंगा और मेरे साथ मुख्तलिफ सनतकार और ताजिर होंगे। मैं उनसे पूछूंगा कि क्या विजन लेकर वो इस राह पर चल पड़े हैं, जबकि मईशत इस वक्त बहुत ज़्यादा हमारी पीछे जा चुकी है, मुआशी मसाइल से ये मुल्क घिरा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद अगर वो सियासी मैदान में उतर रहे हैं तो क्या सोच कर उतर रहे हैं? इस हवाले से मैं भरपूर डिस्कशन करूंगा, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। आप हमारे साथ रहिएगा। अगले सेगमेंट्स में हम इस टॉपिक को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं बाबर खान, चेयरमैन है पाकिस्तान हूजी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया बाबर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इसके अलावा हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है अरशद वोरा, साबिक सदर साइड एसोसिएशन ट्रेड एंड इंडस्ट्री, और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं सदर कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन मिर्जान इरफान। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। सबसे पहले बाबर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। NA-248 से आप खड़े हो रहे हैं, ये बताएं सबसे पहले कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, माइंड में क्या है? इदारों की जो डायरेक्शंस है वो डिवाइड हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि इलेक्शन हर सूरत होने हैं, इलेक्शन कमीशन और सियासी पार्टियां और फिर जो हालात हैं उसमें तो ये लग रहा है कि होंगे या नहीं होंगे। तो आपको क्या लगता है? देखिए, हर इलेक्शन से पहले ऐसे हालात तो पैदा होते हैं, पैदा किए भी जाते हैं और हो भी जाते हैं, और पैदा किए भी जाते हैं और हो भी जाते हैं, और र्यूमर भी फैलती रहती हैं। हर इलेक्शन होंगे, हो जाएंगे इलेक्शन, ऐसा लग रहा है। ऐसा लगता है कि इलेक्शन हो जाएंगे। अरशद वोरा साहब मैं अब आपकी तरफ आऊँगा, क्या लगता है, आपका तजुर्बा क्या कहता है? सियासत में आप काफ़ी पुराने हैं और ये आप पहली दफ़ा सियासत में नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो हालात अभी हम देख रहे हैं, इससे पहले हमने कभी ऐसे हालात नहीं देखे इलेक्शन से पहले। लगता है कि इलेक्शन हो जाएंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ इलेक्शन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, और कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट की वजह से और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। आप 2013 के इलेक्शन भूल गए हैं, जहाँ पर इंतखाबी मुहिम जब चल रही होती थी तो हर जगह से कहीं ना कहीं से कोई क्रैकर फटता था, कहीं ग्रेनेड फटता था, कहीं फायरिंग होती थी, और हमने तो वो इलेक्शन जो है बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के लड़ा था। तो मेरे ख्याल से उससे ज्यादा बुरा वक्त तो नहीं है आज। आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर वक्त है। ठीक है, बॉर्डर्स की सूरत हाल जो है वो हमेशा जो है टेंशनें रहती हैं, वो भी आज कुछ हद तक ईज आउट हुई हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ये हमारा एक इंटरनल मैटर है। मुल्क के जो मुस्तकबिल है वो डिपेंड करता है इसी इलेक्शन पे, मुल्क की पॉलिसीज इन्हीं इलेक्शंस पे डिपेंड करती हैं। तो इलेक्शन डेफिनेटली होना चाहिए और इंशाल्लाह होगा। इलेक्शन होना चाहिए और इंशाअल्लाह ताला होने के बहुत करीब हैं, ये कहना है अरशद वोरा साहब का। रिजवान साहब आपका क्या ख्याल है? इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन की गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही है जो होनी चाहिए, जो हम माजी में देखते रहे हैं कि इलेक्शन जब होते हैं तो गहमा गहमी नज़र आती है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, हो तो रही हैं पर इतनी ज़्यादा हम देख नहीं रहे उसमें तेज़ी। क्या वजह है, आप क्या कहते हैं? देखिए, पीपल्स पार्टी तो तैयार है इलेक्शन के लिए बिल्कुल, और वो बिलावल भुट्टो साहब ने भी जो है वो कहा है कि बिल्कुल इलेक्शन होने चाहिए, वो इलेक्शन वक्त पे हों। हम तो जा भी रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी में इलाकों में जा रहे हैं, विजिट भी कर रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है अच्छा रिस्पॉन्स है। अब सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, ऑर्डर को सबको मानना होगा, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। बिल्कुल। इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन अगर नहीं होंगे तो वैसे ही आप समझ सकते हैं माशी हालात कितने खराब हैं। इसके अलावा ये जो अभी जो नए जो सिलसिला शुरू हुआ ईरान का, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारी पाक फौज ने जो है इसका डट के जवाब भी दिया है, बिल्कुल। और वो इंशाल्लाह जो है वो हमारे जो हमारे एरिया है उसकी निगाह भी है सरहदों की। इंशाल्लाह जो है ऐसी कोई बात नहीं होगी। इंशाल्लाह वक्त पे इलेक्शन होंगे, और पीपल्स पार्टी जो है बिल्कुल तैयार है इलेक्शन के लिए, और इलेक्शन में जा चुकी है। अच्छा बाबा साहब ये बताएं कि बहुत ज़्यादा मौशी मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा मौशी चैलेंजेस हैं। बिजनेस कम्युनिटी मईशत को फोकस करती, कोई पॉलिसी बनाती, एक प्लेटफॉर्म पे तो बिजनेस कम्युनिटी जमा नहीं हुई, मसाइल हल नहीं हो पाए। अब इलेक्शन में अगर वो आ जाते हैं तो अवामी मसाइल भी होंगे, फिर मौशी मसाइल भी होंगे, तो किस तरीके से अपनी जो इंफॉर्मेशन है और अपनी जो अटेंशन है वो देखिए, बिजनेस कम्युनिटी तो एक प्लेटफॉर्म पे है। गवर्नमेंट जिन लोगों के हाथ में होती है, बिजनेस कम्युनिटी मुत्तहद होकर इनसे नेगोशिएट करती है, क्योंकि
प्रॉब्लम तो सबके कॉमन है, इंडस्ट्री के प्रॉब्लम है। इस वक्त इंतहाई महंगी गैस है, इंतहाई महंगी बिजली है, रीजन में सबसे ज़्यादा महंगी गैस और बिजली हमारे पास है। अब एज ए एक्सपोर्टर मैं बात करूं और एज ए इंडस्ट्रीज बात करूं तो इस वक्त बिजनेस वायबल नहीं रहा। जो कॉस्ट भी यानी 3 गुना गैस की कॉस्ट बढ़ चुकी है। अब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी हाई हो गई है कि एक्सपोर्ट भी वायबल नहीं रही है। अब हम जो कहते हैं अपने रीजनल कंपीटर्स को बड़ी मुश्किल से पहले ही कम्पीट कर रहे थे, तो अब तो बिल्कुल ज़रा नामुमकिन सा हो गया है इतनी हाई कॉस्ट की वजह से। बिजली की कॉस्ट भी आपको पता है, जो IPPS से गलत मुआहदे किए गए, जिसकी पूरी कौम सज़ा भुगत रही है, 24 करोड़ आवाम इसकी सज़ा भुगत रहे हैं, हर आम इंसान से लेकर इंडस्ट्रीज तक। तो ये जो कहते हैं हम पहले भी बिजनेस कम्युनिटी मुत्तहिद थी, बस ये देखिए कि हमारी रिप्रेजेंटेशन जो है असम्बलियों में नहीं थी। ज़्यादातर वेडेरों और जागीरदारों की रिप्रेजेंटेशन है या उन लोगों की रिप्रेजेंटेशन है बिजनेस से जिनके मफादात दूसरे हैं, जो बड़े मकसद ठेके लेते हैं, बड़े वो लेते हैं, बड़े काम करते हैं और उससे जो कहते हैं फ़ायदा उठाते हैं, ज़ाती फ़ायदा उठाते हैं, ज़ाती मकसद के लिए पॉलिसी बनाते हैं। अब कराची से माशाल्लाह 4 बिजनेसमैन जो है इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। हम अलग अलग पार्टियों से हो सकते हैं मगर हमारे कराची के मफादात सेम हैं। लेकिन बाबा साहब, अब मुआशी मसाइल को हल करने के लिए तो बिजनेस कम्युनिटी नहीं काम करना है, बिजनेस कम्युनिटी को मैदान में आना है। अब अगर अवामी मसाइल आप लोग हल करेंगे तो किस तरीके से आप लोग परफॉर्म करेंगे? आपकी परफॉर्मेंस जो है फिर वो तो शेक होगी। हाँ, देखिए बात यह है कि बिजनेस के मसाइल और सिटीज़न के मसाइल और शहर के मसाइल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग नहीं हैं। एक बिजनेसमैन भी जो है एक आम शहरी है बेसिकली, तो उसे अगर वो अपने आम शहरी का मसला हल नहीं कर सकता तो बिज़नेस का मसला भी हल नहीं कर सकता। हमें अपने आम शहरी का मसला भी हल करना है। हम आम शहरियों का मसला हल करेंगे तो कारोबार के मसले भी हल होंगे। कुछ मसाइल जो है स्पेसिफिक होते हैं बिज़नेस से, उन मसाइल पे ज़ाहिर अलग पॉलिसी बनती है, मगर मसला ये है कि आपको तो पूरे शहर की पॉलिसी बनानी चाहिए। पूरे शहर को इतना कंडीसिव बनाना चाहिए कि उसमें ऐसी इन्वायरमेंट हो कि हर आदमी आराम से बिज़नेस कर सके। बिज़नेस करेगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, आम आदमी का मसला हल होगा। अगर ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल होंगे तो आम आदमी के लिए फ़ायदेमंद है और जो कहते हैं बिजनेसमैन के लिए फ़ायदेमंद है। अगर इंडस्ट्री फलेगी फूलेगी तो ये आम आदमी के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एक एंटरप्रेन्योर तो एक होता है, उसकी फैक्ट्री में 20-20 हज़ार, 10-10 हज़ार, 2-2 हज़ार लोग काम कर रहे होते हैं और छोटे SMEs के पास 200, 500, 50 लोग काम कर रहे होते हैं। तो एक बिजनेसमैन कई बिजनेसेस को जनरेट करता है और कई एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। तो ये मसला सबका एक है, सबका एक है मसला। अच्छा अरशद साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। आप डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं कराची के और काफ़ी एक्सपीरियंस है आपको, तो आपको नहीं लगता कि उस वक्त मसाइल बहुत कम थे, अब ज़्यादा मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, बिजनेस कम्युनिटी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, एनर्जी क्राइसिस भी हैं, फिर एनर्जी प्राइसेस भी हैं, तो किस तरीके से आप लोग विजन लेके आगे बढ़ेंगे अपना? देखें, ये अभी बाबर ने बड़ी अच्छी बात की कि जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है वो इस शहर के मसाइल को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकता है जी। क्योंकि जब आप किसी भी एसोसिएशन के जो है उसको लीड कर रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि इस शहर की पानी की रिक्वायरमेंट क्या है, आपको पता होता है बिजली की रिक्वायरमेंट क्या है, गैस की रिक्वायरमेंट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या इश्यूज हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो किसी भी अच्छे बिजनेसमैन को जो कि लीड कर रहा हो अपनी अंजुमन को, अपनी एसोसिएशन को, उसके इल्म में होते हैं। और इसी वजह से शायद जो है 2007 में मैंने पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया था। जहां तक ताल्लुक है, देखिए ग्रेजुअली चीजें वर्स्ट से वर्स्ट होती चली जा रही हैं और खास तौर पर ये जो पिछले 15 साल दौर है पीपल्स पार्टी का बिलखुसूस, जिसमें 22,000 अरब रुपए पीपल्स पार्टी को मिले हैं इस शहर की डेवलपमेंट के लिए, सूबे की डेवलपमेंट के लिए। अनफॉर्चुनेटली वो 22,000 में से 2,000 अरब रुपए कहीं नजर नहीं आते कि उन्होंने लगाए हों। तो अब मैं ये समझता हूँ जब करप्शन इतनी पीक पर चली जाए और जहां पर इवन इलेक्शन के लिए 100-200 अरब रुपए बेमानी हो इन लोगों के लिए, तो फिर जो है उन लोगों से निजात हासिल करना ही बेहतर है जिन लोगों ने जो है लूट खसूट का बाजार गर्म किया हुआ हो। और खास में अब आप देख लेना, कराची में कोई मेगा प्रोजेक्ट पिछले 15 साल में आया ही नहीं। K2 जो है वो फारूक सत्तार के दौर में आया, K3 मुस्तफा कमाल के दौर में आया। उस वक्त का कराची जो है जब 2010 से 15 का, उस वक्त कराची जो है अमंग फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज, 10 फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज इन दी वर्ल्ड में था। आज कराची जो है दुनिया के 4 बदतरीन शहरों में से एक है रहने के लिए। तो ये तो मगर अरशद साहब, आप डिप्टी मेयर भी रहे
और मेयर कराची वसीम अख्तर भी थे, तो उस वक्त आपने कराची की तकदीर को क्यों नहीं बदला? मास्टर प्लान कराची का नहीं बना हुआ, सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ का तस्करा भी हुआ, सीवरेज का निज़ाम अभी भी बोसीदा है, बिजनेस कम्युनिटी अभी भी मसाइल का शिकार है, तो आप लोगों की क्या अचीवमेंट्स रही है? देखिए, बिल्कुल आपने सही बात की। आपके इल्म में होना चाहिए कि मास्टर प्लान जो है ये सिंध गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया था और ये जो है केएमसी के अंडर में नहीं था। इसी तरीके से वाटर बोर्ड इन्होंने अपने अंडर में ले लिया था, वाटर बोर्ड जो है वो केएमसी के अंडर में नहीं था। इसी तरीके से एसबीसी, केबीसी, ये तमाम महकमे जो है ना, ये सारे सिंध गवर्नमेंट ने ले लिए थे। तो हमारा वो 4 साल जो दौर था उसमें हमने जो केस किया था, अगर आपको अच्छी तरह से याद हो, वो केस जो है जस्टिस गुलजार जब रिटायर हो रहे थे तो आखिरी दिन उन्होंने उसकी हियरिंग करके और उसका फैसला सुनाया और आर्टिकल 140A को उन्होंने डिफाइन किया, जो एमक्यूएम की रिक्वायरमेंट थी कि आर्टिकल 140A की डेफिनेशन ये है, वो उन्होंने ऑर्डर किया। उसके बावजूद सिंध गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस ऑर्डर को ओबे नहीं किया। इसीलिए अब इस इलेक्शन में 2024 के इलेक्शन में एमक्यूएम की सिर्फ वन सिंगल पॉइंट डिमांड है और वो हर उस पार्टी के साथ देगी जो पार्टी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर तो पीपल्स पार्टी ने माने नहीं। अब हमने बात की है, हमारे साथ पीएमएलएन ने तय किया, हमारे साथ जेयूआई ने तय किया, हमारे साथ जीडीए ने तय किया है कि वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे हमारा साथ देंगे। और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये है कि जिस तरीके से 22,000 अरब रुपए चीफ मिनिस्टर के पास आकर पार्क हो गए, वो चीफ मिनिस्टर के पास पार्क नहीं होंगे, बल्कि वो जिस तरीके से एनएफसी अवार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी तरीके से पीएफसी अवार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन होके वो तहसील की सतह पे, डिस्ट्रिक्ट की सतह पे, टाउन की सतह पे, यूनियन काउंसिल की सतह पे उस यूसी के चेयरमैन तक आएगा, जिस तक के पब्लिक की अप्रोच बहुत इजीली पॉसिबल है। लेकिन अरशद साहब, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अगर मैं बिजनेसमैनों से बात करूं, फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बिजनेसमैनों से बात करूं, तो वो आपकी परफॉर्मेंस से ज़्यादा खुश नहीं रहे, क्योंकि ना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो सका, ना रोडें बन सकी, ना इंडस्ट्रियल जोन्स के अंदर ट्रीटमेंट प्लांट्स बन सके, ना किसी हवाले से कोई तरक्की के काम वो इंडस्ट्रियल जोन्स में। तो इस हवाले से भी आप लोगों ने कोई खास ख्वाह काम क्यों नहीं किया? क्या वजह थी? देखिए, ये इंडस्ट्रियल जोन जो है ना, ये एसोसिएशनों को अच्छी तरह पता है, चेंबर को अच्छी तरह पता है, ये सिंध गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं और ये वफाक के अंडर में आते हैं। सिंध गवर्नमेंट ने आप जो है वो कौन सा ये प्रोजेक्ट था S3 पे अरबों रुपए खर्च किए, कहाँ गया वो S3 जो लिया रही है, जिसमें जो है ट्रीटमेंट प्लांट लगने थे? अरबों रुपए तो सिंध गवर्नमेंट ने S3 पे खर्च किए। वो पैसा कहाँ नजर आता है? किसी को नजर आता है S3 में जो अरबों रुपए खर्च हुए और उसके बाद वो प्रोजेक्ट जो है वो अंडरग्राउंड हो गया? तो ये सारी जिम्मेदारियां सिंध गवर्नमेंट की थी। ट्रीटमेंट प्लांट सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। TP1, TP2, TP3 सारा जो है सिंगल पार्टी को देकर चलता प्लांट बंद कर दिया गया पिछले 10 सालों से, और इस कहने पर कि ये मेंटेनेंस के लिए बंद किया और हर माह उसको मेंटेनेंस की मद में सिंध गवर्नमेंट से करोड़ों रुपए जाते रहे। तो ये तो चीजें मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ। इसमें आप जो है केएमसी को अगर आप जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। जिस दिन मुर्तजा वहाब 2 साल एडमिनिस्ट्रेटर रहे, ठीक है, 1 साल से तकरीबन 7-8 माह हो गए वो मेयर हैं। आज तक तो पीपल्स पार्टी ने जो है वाटर बोर्ड भी दे दिया, जब से इनका मेयर आया है, एडमिनिस्ट्रेटर बैठा था, वाटर बोर्ड भी दे दिया, बहुत सारे मास्टर प्लान भी दे दिया। क्या हुआ ये 3 सालों में? एक गटर का ढक्कन नहीं लग सका। कराची में हर दूसरे दिन जो है एक बच्चा गटर में डूब के मरता है। जो हुकूमत गटर के ढक्कन नहीं लगा सकती, मैं समझता हूँ कि उसे वैसे ही फारिग हो जाना चाहिए। अच्छा, अब रिजवान इरफान ये बताएं कि आप जिस पार्टी से खड़े हो रहे हैं उस पर तो बहुत ज़्यादा तनकीद की अरशद साहब ने, तो अब आपका क्या विजन है, क्या विजन लेकर अब आप काम करेंगे अगर आप इलेक्ट हो जाते हैं? वोरा साहब हमारे बड़े भाई हैं, इल्जाम तो बहुत लगाए माशाल्लाह कि गवर्नमेंट में रहे, साथ सिंध गवर्नमेंट में अलायंस भी रहे। ये जब परवेज मुशर्रफ का दौर था, जब इनको पूरी पावर थी, तो क्या किया इन्होंने? मैं खुद नॉर्थ हैदराबाद रहता हूँ, मैं यहाँ हालात जब इनके MPA थे, MNA थे, तो उन्होंने क्या किया? सड़कें ना तक की गलियों की सड़कें बनाई गई, ना सेवरेज के निज़ाम सही किया गया, ना सफाई के निज़ाम। अभी जब डॉक्टर साहब ने जो है माशाल्लाह तो करीब 19 अरब रुपए की जो है मेन रोड्स बनी है, नाले बने हैं, सेवरेज का काम हुआ है और काम किया है, काम दिखता है। काम यहाँ कोई करता है, झंडे कोई लगाता है, बैनर कोई लगा देता है, तो ये चीज़ गलत है। हम काम करने के बाद जो है वो मैदान में आए हैं और यहाँ जो है लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स है। देखिए, इल्जाम बहुत हो गए, अब आप जो है सच की बात करें। जो लोग काम करते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट ने काम किया है यहाँ, काम कर इसीलिए जो है वो ताजिरों को लेके आई कि लोग जो है कराची के लोग आए, कराची को जो है वो बागडोर संभालें और लोग काम करें और अच्छे लोगों को लेके आए। मकसद यही है
कि कराची की बेहतरी हो। सिंध गवर्नमेंट चाहती है, ये एक शहरी और देही का फर्क जो है वो खत्म करना चाहती है, और हम इंशाल्लाह वो खत्म करेंगे। हम लोग कराची के रहने वाले और यहीं पैदा हुए, और यहीं जो है हमें यहीं रहना है और कहीं जाना नहीं है, और हम कोई डिफेंस में नहीं रहते हैं, हम नॉर्थ हैदराबाद रहते हैं, और इंशाल्लाह काम करेंगे और काम करके दिखाएंगे। मेन मसला हमारा 4 मसला, जो सेवरेज का मसला है, गलियों का जो रोड का मसला है, सफाई का मसला है, और जो है पानी का मसला है, इस इशू पे हमने उठाया है, और इंशाल्लाह इनको रिलीफ भी देंगे। रिजवान साहब, ये हमारा बताएं कि मसला फूड की तोड़ेंगे। बत्ताखोरी हम खत्म फूड कर की देंगे, तोड़ेंगे। ताजिरों की टारगेट देखिए, किलिंग दोबारा से शुरू हो गई है, बत्ताखोरी हो रही है, अमन की सूरत हाल खराब हो रही है, ताजिरों का एतमाद कम हो रहा है, क्या जो बत्ताखोरी पहले थी वो चीज अब नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। नहीं, हमारे ताजिरों को लीडर्स अभी ने भी बड़ा काम बत्ते की किया। पर्चियां मिलना शुरू हो गई हैं, ताजिरों की बिल्कुल, अभी उससे भी काम हो रहा टारगेट है। किलिंग हो रही है। बिल्कुल होश से काम हो रहा है, और टारगेट किलिंग में मैंने ही आवाज उठाई सबसे पहले। हमारे ताजिरों को जब उनको जो शहीद किया गया, सबसे पहले मैंने आवाज उठाई, और मैं आवाज उठाऊंगा। मैं हमेशा काम करूंगा, अगर कोई भी अगर गलत काम करता है उसके लिए जो है वो आवाज के लिए जो है मैं। जी बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बाबर खान, ये बताएं कि सनतकार टैक्स चोरी भी कर रहा है, ताजर टैक्स दे ही नहीं रहा, क्या आपका विजन है, क्या आपका एजेंडा है? अगर आप लोग जीत जाते हैं तो क्या आप टैक्स नेट को बढ़ाने में, सनतकारों को, ताजरों को टैक्स नेट लाने में कामयाब हो जाएंगे? आपने बहुत मतलब एक ऐसा चुपता हुआ सवाल किया है जो जिस हकीकत पे मुबनी नहीं है। असल में ये एक प्रोपेगेंडा है। एक्चुअली है सिलसिला ये है कि इस वक्त टैक्स जो है वो सैलरीड क्लास दे रही है सबसे ज़्यादा, और ताजिर सनतकार दे रहे हैं, क्योंकि उनका एट सोर्स टैक्स कट जाता है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि टैक्स ना दें। अच्छा, मसला ये है दुकानदार, होलसेलर, रिटेलरों पे तो टैक्स आएगी नहीं। देखिए, ये तो गवर्नमेंट की नाकामी है कि एक तो उन्होंने स्लैब इतना बड़ा रखा हुआ है कि उसमें चोरी के चांसेस हैं, और फिर उनकी मशीनरी उनके साथ मिली होती है। छोटे दुकानदार ताजरों को खौफजदा करके उसको टैक्स नेट में आने ही नहीं देती, रिश्वतों के ज़रिए से उसको सिस्टम को चलाया जा रहा है, स्मगलिंग को फ़रोग दिया जाता है। इसमें देखिए, सिर्फ वो ताजिर, छोटे ताजिर या सनतकार ये मुलवस नहीं होते, पूरा एक टैक्स नेट और पूरा एक सिस्टम मुलवस है। तो सिस्टम को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, बिल्कुल, अगर देखिए दयानतदार क़यादत हो, जिसके माजी में कोई करप्शन ना की हो, जिसके पास कोई चार्जेस ना हो, जब वो आएगी तो इंशाअल्लाह ताला वो इस निज़ाम को तोड़ेगी। उसकी मिसाल है, हमारे मेयर थे। अच्छा, एक करेक्शन कर दूं अपने भाई वोहरा साहब की, K2 का जो प्रोजेक्ट था अफगानी साहब ने मुकम्मल किया था, अब फारूक सत्तार ने नहीं किया था, और K3 नेमत साहब ने मुकम्मल किया था, और K4 शुरू करके गए थे, 19 साल हुए, मुकम्मल नहीं हुआ। अच्छा, मतलब ये करेक्शन कर दिए बाबर साहब ने? जी, ये बाद में बात करते हैं इस पे। तो ये और ये K3 का अब फारूक वो अपने अशरतुल अब्बास साहब ने खुद ये कहा, एक मिनट, कि 6 महीने पहले हमेशा जो फारूक सत्तार ने किया वो अफगानी से जोड़ते हैं। आप किसका रिकॉर्ड निकाल लीजिए, ये तो आप खैर इसे बहस करना। देखिए, हम आपस में बहस करें, देखिए ये प्रोग्राम खराब अभी हो जाएगा। अगर यही गैस चला जाए कि बिजनेस कम्युनिटी अगर अभी से लड़ने लगे तो अच्छा, फिर किस तरीके आप खुद से चेक कर मुआशरे लीजिएगा। मसाइल का मदावा होगा? आप तो प्रोग्राम करते हैं, तो आपको ये पता होगा जी। कि अशरतुल अब्बास साहब ने खुद कहा था कि नेमत साहब ने K3 6 महीने पहले मुकम्मल किया, और रिकॉर्ड में मौजूद है। 75 करोड़ रुपए कम से मुकम्मल किया। ठीक है, ये बात इनको आप बता दीजिए तो उनको पता चल नहीं, जाएगा। आपकी बातें सुन रहे हैं। ठीक है, तो अब मिलकर काम करते हैं। देखिए, बात करें इंडस्ट्री की, बात करते हैं। देखिए, हमें सबसे पहले ये हमारा एजेंडा क्या होना चाहिए। देखिए, कराची की सैलरीड क्लास ने इतना ज़्यादा टैक्स दिया है जितना पूरे पंजाब ने नहीं दिया। पूरे पंजाब का टोटल टैक्स और कराची की सैलरीड क्लास का टैक्स ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा टैक्स। अच्छा, अब आप देखिए, कराची इस वक्त सर्द और गल रहा है। आप तो ज़ाहिर विजिट करते होंगे, कोई ऐसा इलाका नहीं है जिसकी रोडें सलामत हो। हमारे भाई ने कहा कि हमने रोडें बनाएंगे। ये बल्दियाती इलेक्शन से पहले कुछ रोडें बनी थी, वो बारिश से बह गई एक ही बारिश में, इतनी ख़राब क्वालिटी का काम था, और कुछ जो कहते हैं बनी ही नहीं है। न्यू कराची, फेल्डबी एरिया, नॉर्थ हैदराबाद, आप अभी मेरे साथ विजिट कीजिए, इनको भी बुला लीजिए, करें काम किया, हम साथ चलते हैं, आप बताइए कौन सी रोड बनी हुई है। और कोई पूरे शहर का, अभी ये PC चेस में आपकी गलियों से आ रहा हूँ, ये एक पॉश लोकेलिटी है, एक रोड आप दिखा दीजिए कि बनी हुई है। तो ऐसा नहीं है काम नहीं हुआ। अब बात यह है कि आप इस पार्टी से हो, आप मुत्तहदा से हो, मैं जमात इस्लामी से हूँ, हमें सब मिलकर काम करना चाहिए। हम एक दूसरे पे छोड़ दें, जो अब तक हुआ है बिल्कुल भूल जाएं। इल्जामात की बौछार से गुरेज करके काम पे फोकस करना चाहिए। अब आइए उस पर कि एजेंडा क्या होना चाहिए। एजेंडा ये होना चाहिए कि आपका एजेंडा क्या है? किस तरह से
देखिए गैस की एक्सप्लोरेशन नहीं हो रही। जी ईरान से हमारी पाइपलाइन का 20 साल से एक मसला चला है, जो हम किसी प्रेशर में इसको नहीं करते और पूरी कौम को मार रहे हैं। हमें वो पाइपलाइन मुकम्मल करनी चाहिए। तो ये आपके एजेंडे में शामिल है। बिल्कुल। आवाम को कहते हैं सस्ती गैस मिले और इंडस्ट्री को गैस मिले, ताकि इंडस्ट्री चले और उससे लोगों के घर चले और कारखाने चलें और लोगों का चूल्हा जले। बिल्कुल ठीक है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, हमें इस शहर में मास ट्रांजिट का अहद करना चाहिए। हम तीनों पार्टियों के हमें इस शहर में मास ट्रांजिट का निज़ाम बनाना चाहिए। अब ये साझेदार भाई हैं, दोनों बैठे हुए जो हैं, ये साझेदार थे, बहुत अरसे तक साझेदार रहे हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने कोई मास ट्रांजिट का निज़ाम नहीं बनाया। अब हम इनके तीसरे भाई बन जाते हैं कि शहर में डेवलपमेंट के लिए हम आपके भाई हैं। वैसे हम आपकी मुखालफत करते रहेंगे आपके नज़रिए पे जो भी, मगर डेवलपमेंट के लिए तो हम साथ चलें कि भाई इस शहर में मास ट्रांजिट का एक निज़ाम होना चाहिए, आवाम के लिए ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। 312 अरब रुपए का तालीम का बजट है सिंध गवर्नमेंट का। आप सिर्फ 312 अरब रुपए, ये भी चले हैं तो कम, मगर फिर भी 312 अरब रुपए खर्च होने के बाद आप ये बता दीजिए कि कराची में एक स्कूल है, बल्कि पूरे सिंध में कोई एक स्कूल है जहां आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो। बिल्कुल, या तहदीस से मैं बहुत ज्यादा मुतासिर है। एक गरीब आदमी अपने बच्चे को पढ़ा सकता हो। मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाता हूँ, ये अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं। हम उनका दर्द तो महसूस ही नहीं कर सकते। एक सैलरीड क्लास वाला आदमी जिसकी 2 लाख भी तनख्वाह है ना, वो अपने 4 बच्चों को तालीम नहीं दिला सकता। पानी की जो चोरी होती है, पानी की पाकिस्तान चोरी, में कराची वाही शहर है जहां पर इनका पानी इन्हीं को चोरी करके बेचा जाता है। तो हाँ। इस हवाले से बिजनेस कम्युनिटी का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, बिजनेस कम्युनिटी ना पानी की सबसे बड़ी विक्टिम है, इसलिए कि अच्छा, बिजनेस कम्युनिटी पानी की सबसे बड़ी विक्टिम है, इसलिए कि बिजनेस चलाने के लिए, इंडस्ट्री चलाने के लिए आपको पानी चाहिए। अगर आपको लाइनों से पानी मिलता रहे, ठीक है, तो आपकी इंडस्ट्री चलती रहे। आपको पानी नहीं मिलता, लोगों को सब सॉइल के जरिए पानी मिलता है। ये पूरा नेटवर्क बिछा हुआ है। अगर आप पानी लेना बंद कर दें उससे, तो आपकी इंडस्ट्री बंद हो जाए, हजारों लोग बेरोजगार हो जाए। हजारों लोग बेरोजगार हो जाए। अरशद साहब, ये बताएं कि ये जो पानी का सिस्टम है, चोरी का सिस्टम, ये क्या है? आप बिजनेसमैन भी रहे हैं, हुकूमत में भी रहे हैं, आपके तो इल्म में होगा ये सिस्टम क्यों नहीं टूट पाता? बिजनेस कम्युनिटी क्यों इस सिस्टम को तोड़ने में अब तक नाकाम रही है? और अगर आप इलेक्शन में जीत जाते हैं तो किस तरीके से सिस्टम को सबूताज करेंगे? देखिए, पहले तो मैं तालीम की बात करूं। तालीम में अगर पहले पानी की बात कर ले, पानी मिलेगा तो तालीम तक जाएंगे। पहले पानी की बात नहीं, आपने एक स्टेप पहले जब आपने तालीम की बात की है ना, तो तालीम पे हमने 10 साल इमरजेंसी नाफिज करने को कहा है और हमने तमाम सरकारी स्कूलों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे लाने का हमने इमरजेंसी नाफिज करके वादा किया है अपने मंशूर में। अब आ जाए पानी की तरफ। देखिए, पानी जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। सिर्फ साइट को जो है 46 मिलियन गैलन पर डे की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई। यहाँ पे आपको पता है कि मुस्तफा कमाल ने हमारा ही पानी चोरी करके हमें बेचकर दिया जा रहा है और ये रोजाना का अरबों रुपए का स्कैंडल है। अगर इसके ऊपर कंट्रोल कर लिया जाए और इंडस्ट्री को पानी मिलता रहे, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर इंडस्ट्री परवान चढ़ेगी। और इसके लिए जाहिर सी बात है, एक लाएमल की जरूरत है। वो लाएमल यही है। अरशद साहब, पानी कौन चोरी कर रहा है? ये सिस्टम क्यों नहीं टूट पाता? बिजनेस कम्युनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है, वो क्यों नहीं सिस्टम को हिला पाई? जो वाटर बोर्ड, कराची वाटर बोर्ड पे जो 15 साल से हुकूमत कर रहे हैं, वो पानी चोरी कर रहे हैं। उन्होंने हाइड्रेंट्स दिए हुए हैं और उन हाइड्रेंट्स के थ्रू पानी बेचा जाता है। तो जाहिर सी बात है, जब हाइड्रेंट्स खुले हैं, कोई चोरी का हाइड्रेंट तो खुला नहीं ना, सारे हाइड्रेंट्स तो ऑफिशियली खुले हुए हैं। तो ये हाइड्रेंट्स जो है यही पानी बेचते हैं और बिजनेस कम्युनिटी इनसे पानी खरीदती भी है। मजबूरी है अगर इंडस्ट्री चलानी है तो। अच्छा, ये बताएं अरशद साहब कि एक सेकंड प्लीज। जी जी, देखें, अभी रिजवान मेरा छोटा भाई है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो 16 अरब रुपए की सड़क की बात कर रहे हैं ना, ये बेचारे डॉक्टर आसिम को जो है अपने से आने में तकलीफ होती थी अपने अस्पताल तक और घर तक। वो वहां पे जो है करीमाबाद में ट्रैफिक में फंस जाते थे घंटों। तो उन्होंने ये अंडरपास सिर्फ अपने आने के लिए 16 अरब रुपए खर्च किए एक आदमी को अपने फायदे के लिए। ठीक है, आवाम को उससे थोड़ा बहुत फायदा होगा। उन्होंने अपने घर की रोड अभी भी नहीं बनाई। उन्होंने इलाके की रोड बनाई है। उन्होंने अपने घर की अभी भी रोड नहीं बनाई। उन्होंने अपने इलाकों की रोड बनाई है। आप आके देखें, आप विजिट करें। अरशद साहब, कम से कम रोड तो बनाई है। आपने तो रोड भी नहीं बनाई, कोई काम ही नहीं किया। आप तो इख्तियारात ही की बात करते रहे। तो बिजनेस कम्युनिटी इसीलिए तो आपकी वजह से बहुत ज्यादा शेक हो रही है कि हम आपको वोट दें या ना दें। ये भी तो एक बड़ी बात है ना। आपकी भी तो कारकर्दगी। मैं आपसे बात कर रहा हूं कि ये तो कह रहे हैं कि इन्होंने रोडें बनाई हैं, इन्होंने काम किए हैं, लेकिन अरशद साहब आप तो कह रहे हैं कि आपने
आप उसका कराची, जिस दौर के कराची को दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में से उसका शुमार होता था, और आप आजकल की खबरें नहीं पढ़ रहे जिसमें कराची आज दुनिया का वर्स्ट तरीन शहर है। आप मेरे ख्याल से फिर थोड़ा सा जो है स्टडी करके प्रोग्राम करें, वो ज्यादा नहीं, बेहतर होगा। कराची आपके बिल्कुल इल्म वर्स्ट, में बिल्कुल कराची वर्स्ट शहर है, बिल्कुल कराची वर्स्ट है। तभी तो मैं ये बात कर रहा हूं कि कराची के मसाइल का मदावा कौन करेगा, कराची के मसाइल को हल कौन करेगा। अब आप अगर वाइस बन के प्रोग्राम करना चाह रहे हैं तो दैट इज समथिंग डिफरेंट। इस शहर की ओनरशिप हमेशा एमक्यूएम ने ली है और एमक्यूएम ही इस शहर की ओनरशिप लेगी, और ये जो शहर है इस दफा 15 साल की पीपल्स पार्टी की गुलामी से निजात हासिल करेगा इंशाअल्लाह। अच्छा साहब, ये शहर मेरा सबका है, प्रोग्राम सबको करने का सबका मकसद शहर ये है चाहिए। कि बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल का मदावा हो सके। बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल का मदावा नहीं हो रहा है। आप बिजनेसमैन भी रह चुके हैं, ट्रेडर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि बिजनेस कम्युनिटी का एतमाद आप पर कैसे बहाल होगा। पीपल्स पार्टी को कहा कि 15 साल में 22,000 अरब रुपए उन्होंने लिए, आपने कहा ही है। आपने कैसे कह दिया कि एमक्यूएम के दौर में तरक्की नहीं हुई? मैंने आपसे ये कहा है अरशद साहब कि वो ये कह रहे हैं, आप मेरा जुमला तो गौर से सुने। अरशद साहब, जब तक आप मेरा जुमला नहीं सुनेंगे गौर से तो वो बात फिर आगे नहीं बढ़ेगी। अरशद साहब, मैंने आपसे ये कहा है कि रिजवान इरफान ये कह रहे हैं कि हमने रोडें बनाई, हमने ब्रिजेस बनाए, हमने तरक्याती काम किए। आपने क्या किया? अगर आपने कुछ नहीं किया तो बिजनेस कम्युनिटी आपको वोट क्यों देगी? मेरा ये था आपसे सवाल। चले छोड़ें, अभी आपका सवाल क्या था? द वे यू हैव प्रोनाउंस्ड इट। नहीं, मैंने आपसे ये सवाल किया है कि वो ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने काम किए, तरक्याती काम किए। आप कह रहे हैं कि आपके पास इख्तियारात नहीं थे, आपने काम नहीं किया। बिजनेस कम्युनिटी का एतमाद आप पर कैसे बहाल होगा? वो कैसे वोट देगी आपको? अब मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। कम्युनिटी कैसे सवाल करेगी? ये एमक्यूएम का दौर था 15 साल पहले, जिसमें एमक्यूएम ने काटी को 50 करोड़ रुपए फेडरल से दिलवाए, और नॉर्थ कराची को काटी को 50 करोड़ रुपए फेडरल गवर्नमेंट से दिलवाए, साइट लिमिटेड को 50 करोड़ रुपए फेडरल गवर्नमेंट से दिलवाए, और उन्हीं के बोर्ड बना के इन्हीं बिजनेसमैनों ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था। ये 15 साल पहले हुआ था। यही एमक्यूएम थी जिसने ये करवाया था। अच्छा बाबर साहब, आप ये बात दुरुस्त नहीं है। देखिए, ये बात दुरुस्त नहीं है। मैं खुद सीईओ फाइट हूँ फेडरल एसोसिएशन की, जो डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंपनी है उसका सीईओ हूँ। तो ये एमक्यूएम ने नहीं दिलवाए थे, ये जब केयर टेकर गवर्नमेंट आई थी उसने दिए थे। तो ये उसका क्रेडिट लेना मुनासिब नहीं है, ये बात मुनासिब नहीं है। और उसके बाद देखिए बात सही करें, बात सही करें बिला वजह छोड़ दे इसको। अब झूठ तो पता नहीं कौन बोल रहा है। ये तो आप ये तो इनका जवाब तो मुकम्मल होने दें। इनका ये बात वोरा साहब, मैं आपके पास भी आऊंगा, इनका जवाब मुकम्मल होने देना, मैं आपके पास भी आऊंगा। तो ये बात पैनल डिस्कशन हो रहा है ना, ठीक है। अच्छा, और आपने शायद कैप्टन मुइज का एक जो नॉर्थ कराची एसोसिएशन के चेयरमैन थे, चीफ प्रेसिडेंट थे, उनका आपने बयान सुना होगा कि इनके लोग वहाँ से भत्ता मांगा करते थे। उन्होंने नाम लिया है, वो क्लिप है, आप अभी चला के भी देख लीजिए। तो आप ये छोड़ दीजिए इन बातों को। वो अगर वो पुरानी तारीखें जब दोहराई जाएंगी तो बहुत कुछ आ जाएगा यहाँ पर, कत्ल और कारीगरी भी आ जाएगी। अच्छा, हम आगे की बात करते हैं, इस टॉपिक को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारा मकसद ये होना चाहिए कि बिजनेस कम्युनिटी डिवाइड ना हो, क्योंकि हमारे मुल्क के मौशी मसाइल इतने बढ़ गए हैं कि अगर इंडस्ट्रियलिस्ट के अंदर इख्तलाफ होगा, ट्रेडर्स और बिजनेसमैन में अगर इख्तलाफ होगा तो मौशी मसाइल हल नहीं हो सकेंगे। प्रोग्राम करने का मकसद ये है, यहाँ पे तमाम बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रियलिस्ट को बिठाने का मकसद ये है कि डायरेक्शन और विजन वाज़े हो जाए कि करना क्या चाहते हैं, जो मसाइल है उनका इदराक कैसे होगा। बाबर साहब ने बताया कि मास ट्रांजिट सिस्टम को लेकर आना चाहिए। कराची सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, यहाँ पर आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद है, तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बेहतर किया जाएगा। सबकी डायरेक्शन अगर अलग होंगी तो फिर तो कराची जैसे है वो वैसे ही रहेगा, बल्कि और बर्बादी की तरफ जाएगा। रिजवान इरफान, मुझे ये बताएं, आप ट्रेडर हैं, आपका ताल्लुक कराची से है, आप एक पार्टी के टिकट से खड़े हो रहे हैं पीएस की सीट से, आपका विजन क्या है? जो खामियां हैं, जो मसाइल हैं, उनको किस तरीके से हल किया जाएगा? क्योंकि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी तबाह हाल है, जबू हाल है। किस तरीके से आप आगे बढ़ाएंगे कराची को? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो टैक्स के मुताबिक हमने बात की, 70% जो है ना पूरे पाकिस्तान का टैक्स आरटीओ वन देता है, सदर का एरिया 70%। ये मैं नहीं कहता, ये सरकार की किताब में लिखा है, आप देख सकते हैं जी। 70% टैक्स देने के बाद जो है कराची को क्या मिलता है? 17 अरब रुपए का एक मंसूबा गुज़िश्ता हुकूमत ने लॉन्च किया था, K4, उसके भी पैसे अभी तक नहीं मिले कराची को। गुज़िश्ता हुकूमत में आप दोनों
थे, लेकिन कराची के लिए कोई बड़ा मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ। कराची तरक्की है, जो चीज जो आपको जो है चाय दूध दे रही है उसको कम से कम घास तो दे, घास तो खिलाएं उसको ना, ताकि कम से कम वो जो है वो दूध तो सही दे आपको। आप जो है उससे दूध दिया रहे हैं, उसको घास तो खिला रहे। आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, जब तक कि फेडरल गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट को पैसा नहीं देगी और यहाँ पैसा लगेगा। देखिए हमारा मसला ये है कि हमें इन्होंने जो बताया हमारे कि जो है जो बच्चा, छोटा बच्चा स्कूल जाने वाला, जो एक मैं भी बच्चे को जो स्कूल भेजता हूँ प्राइवेट, सरकारी नहीं, जब तक के एक मेयार नहीं होगा जिंदगी में तालीम का और एक जो है लिविंग स्टैंडर्ड नहीं होगा। अगर मेरा बच्चा भी जो है स्कूल में जाए, गवर्नमेंट स्कूल में, और आपका बच्चा भी स्कूल में जाए, हर किसी को जो है ऐसे स्टैंडर्ड बनाए जाए ताकि एक जो है छोटा गरीब आदमी को, बड़े आदमी भी स्कूल में वही जो है जो सरकारी स्कूल में जाए उसका स्टैंडर्ड बेहतर किया जाए, तो हॉस्पिटलों का स्टैंडर्ड बेहतर किया जाए। इसके अलावा मैं आपको ट्रेडर इस वक्त इंतहाई परेशान है। रिजवान इरफान, आप ही की जो कम्युनिटी है और ट्रेडर्स हमारे प्रोग्राम में आए, उन्होंने कहा कि बत्ती की पर्चियां मिल रही हैं, स्ट्रेट फायरिंग हो रही है, टारगेट किलिंग की जा रही है। इस हवाले से सिक्योरिटी एजेंसीज ने उनसे मुलाकातें की, बहुत ज़्यादा परेशान है, अपना सरमाया बाहर लेकर जा रहे हैं। उनके लिए आप लोग क्या करने वाले हैं, क्या एजेंडा है आप लोगों का? देखिए हमने जो है, मैं आपको बताऊं, जब तक एसोसिएशन लेवल पे तो हम बात कर रहे हैं, जब गवर्नमेंट लेवल पे आएंगे तो एक ऐसा, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, एजेंडा क्या है, विजन क्या है, क्या स्टेप्स उठाएंगे हंगामी बुनियादों पर? जब तक के ताजिर जो है वो असेंबली में नहीं जाएगा, उनके मसाइल हल नहीं होंगे। इसी मकसद के लिए हम जो है वो आए हैं इस मैदान में। जब तक कि हम लोग असेंबली में नहीं जाएंगे, हमारे मसाइल, मतलब अगर आप असेंबली में नहीं जाएंगे तो आपकी कोई वक़्त तो कोई अहमियत नहीं है। आप टैक्स पेयर हैं, आप हुकूमत को टैक्स देते हैं, बिजनेस लेकर आते हैं, एफडीआई लाने में आप लोगों का किरदार होता है, लेकिन हमारी बात सुनी नहीं जाती तो हम अपनी बात, मतलब आप जिस पार्टी से खड़े हो रहे हैं, ये पार्टी उसी वक्त आपको अहमियत देगी जब आप इस पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे, वरना अदरवाइज आपको अहमियत नहीं देगी। इस बात का तो यही मकसद निकालूंगा मैं। हम बनवाएंगे, हम ऐसी पॉलिसी लाएंगे ताकि जो है वो हमारे ताजिरों को जो है उससे फायदा हो, और एक ऐसी मजबूत पॉलिसी हो ताकि आइंदा ऐसी कोई बात हो ना। जी वो करेंगे काम। सही है। अच्छा अरशद साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। सही है, हर वजह हम उठाते हैं हर बात जी, इंशाल्लाह उठाते रहेंगे। सही। अरशद वोरा, ये बताएं आप लोगों ने क्या क्या पॉलिसीज बनाई थी या बनाने की कोशिश की, जिसकी वजह जो आप नाकाम हो गए, पॉलिसीज बनाने में इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, और अब क्या पॉलिसी बनाने का आपका एजेंडा है? बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। आप कब की पॉलिसी की बात कर रहे हैं कि नाकाम हो गए हम? मैं आपसे ये कह रहा हूँ, कौन सी ऐसी आपने पॉलिसीज बनाई थी जिसको पूरा करने में आप लोग नाकाम हो गए, आपके पास इख्तियारात नहीं थे, फंड नहीं थे, अब कौन सी आप ऐसी पॉलिसीज बनाने वाले हैं, या क्या एजेंडा है बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से, उनके मसाइल का आप कैसे मदावा करेंगे? देखिए 15 साल से तो हमारे पास हुकूमत ही नहीं है ना। इस 15 साल के बाद, आप 15 साल से जब हमारे पास हुकूमत नहीं है, जब कराची की अवाम इस पीपल्स पार्टी से छुटकारा हासिल करेगी, जिन लोगों ने पहले सर्व किया है शहर को वही सर्व करेंगे, जब इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, जब ये आपके पानी के इश्यूज होंगे, आपके जो है कराची शहर के मेजर इश्यूज जो हैं, देखें आप बात कर रहे हैं इकोनॉमिकल एतबार से, तो मैं आपको बताऊं, देखें इंडस्ट्रियल जोन्स यहाँ पे नए बनने चाहिए। जो इंडस्ट्रियल जोन एग्जिस्टिंग है उनको जो है बिल्कुल ठीक होना चाहिए, उनको यूटिलिटीज जो है मिलनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होनी चाहिए। जब आप कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करेंगे, जब आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, आप यहाँ पे क्लस्टर्स बनाएंगे इंडस्ट्री के, जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो क्राइम रेट ऑटोमेटिकली कम होता चला जाएगा, क्योंकि क्राइम रेट डायरेक्टली रिलेट करता है आपके अनएम्प्लॉयमेंट से। तो हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए वो प्लान बनाया है, हमने एक्सपोर्ट के लिए वो प्लान बनाया है। हमारे इस वक्त गवर्नर हाउस में तकरीबन 15 लाख लोगों ने इम्तहान दिया है आईटी का, जिसमें से 5 लाख बच्चों को ट्रेनिंग देनी है और 1 लाख बच्चों का ऑलरेडी शुरू हो चुका है। गवर्नर हाउस में पूरी एक मार्की बनी हुई है जिसमें लोगों को पढ़ाने के लिए एजेंडा दिया था पीएम ने कि वो सनतकार और ट्रेडर्स को एक जगह पे जमा करें, उनके मसाइल का मदावा करें। जब ट्रेडर्स मैदान में निकल गए थे, एहतजाज करा रहे थे महंगी बिजली महंगे पेट्रोल से, वो उनके मसाइल को हल नहीं कर सके। ये रिजवान इरफान बैठे में ये भी उसमें थे। गवर्नर तो मसाइल को हल करने में ही नाकाम हो गए। ट्रेडर्स और सनतकार आपस में बैठे ही नहीं, सनतकारों को बुलाया, मुलाकात की और चले गए। आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि आप कैसे बेहतर करेंगे, तो मैं वो बता रहा हूँ कि हमने ऑलरेडी आईटी के लिए 5 लाख स्टूडेंट्स का प्रोग्राम शुरू कर दिया। आप कह रहे हैं कि ट्रेडर और उसके मसाइल, हम यहाँ मैं तो गवर्नर साहब की परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ। मैं गवर्नर साहब की परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ।
आपको तो आई स्वेयर अपॉन गॉड मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं प्रोग्राम आपका छोड़ के भागूंगा अरशद नहीं, साहब, मैं आपको हर चीज का नहीं, जवाब दूंगा। मैं आपको ये कतई नहीं कह रहा कि आप छोड़ के भागे। आपने नहीं, आपने कहा मसाइल हल नहीं हुए। कि गवर्नर के परफॉर्मेंस अच्छी है, गवर्नर हाउस में ये काम हो रहे हैं, तो मैंने उस पर आपको याद दिलाया कि एक काम बड़ा अहमियत का हामिल था, वो ये था ट्रेडर्स और सनतकारों को एक पेज पे जमा मैं करना। आपको बता रहा हूँ कि 5 लाख बच्चा वहाँ पढ़ रहे हैं और आप जो है आप कह रहे हैं ट्रेडर के मसाइल हल नहीं हुए। मैं आपसे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 5 लाख वहाँ पे बच्चे पढ़ रहा है, आईटी का कोर्स कर रहा है, $100 बिलियन की अच्छी export बात हमने है, target ये रखा हुआ बहुत अच्छा और आप कदम है, बात करें कि ये ट्रेडर बेहतरीन के है। ये देखें, ये आपने जो कहा ये भी बहुत अच्छा अमल है, मैं इसकी मुखालफत तो नहीं कर रहा आपसे। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक दिन अगर कराची बंद होता है, एक दिन अगर कराची बंद होता है तो अरबों रुपए का नुकसान होता है मईशत को। यहाँ पे सनतकारों ने अपना कारोबार बंद कर दिया, यहाँ पे महंगी बिजली, महंगा पेट्रोल की वजह से सनतकारों ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, ट्रेडर्स ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। आप भी बिजनेसमैन हैं, आपको मैं एज अ बिजनेसमैन इस वक्त आपसे एक सवाल कर रहा हूं कि अगर आपकी सनत में गैस या बिजली अगर इंतहाई महंगी हो जाए और आपका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाए तो आप भी इंतहाई परेशान होंगे, आप भी प्रोटेस्ट करेंगे। तो इन लोगों ने भी किया और पीएम साहब ने गवर्नर साहब की ड्यूटी लगाई थी कि वो इनके मसाइल का मदावा करें, लेकिन वो नहीं कर पाए। अच्छा, उस पर डिस्कस कर लें कि गवर्नर चलें साहब के अरशद पास साहब, क्या मसाइल थे। आगे बात करें। नहीं, जी। इस पे डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, लेट अस कम टू दिस पॉइंट। अब अच्छा आप जो अच्छा है, साहब, हम मुझे प्रोग्राम मुझे इस पे मुझे कर लेते यहाँ पे हैं ब्रेक लेने कि का कहा जा रहा गवर्नर साहब है। को PM मैं ब्रेक के बाद सरकार आके के फाइल इसी हल बात करें को और कंटिन्यू PM करूंगा नहीं आपसे। करते। यहाँ एक वक्त मुझे ब्रेक पे जाना है, मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, इसी सवाल को मैं कंटिन्यू करूंगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जी अरशद साहब, मैं ब्रेक पे जाने से पहले आपसे कहा था कि मैं आपसे जवाब दूंगा, आप मुझे बताइए आप क्या कह रहे थे। नहीं, मैं तो आपकी बात का जवाब देना चाह रहा हूं कि गवर्नर साहब को कौन से मसाइल दिए थे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो गवर्नर साहब हल नहीं कर सके, मुझे वो तो बता दें। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप मुझे तामुल से जी। सुने तो मैं आपको बता देता हूँ। ये मैं रिजवान इरफान क्योंकि अब सब रिजवान इरफान मेरे साथ हैं इस वक्त, आप की गुफ्तगू चल रही है। जब ट्रेडर्स परेशान थे, इन्होंने एहतजाज किया, पूरे पाकिस्तान के ट्रेडर्स ने एहतजाज किया, महंगाई के आलम में ये लोग शदीद परेशान थे, अपना कारोबार बंद कर दिया, तो पीएम आए और पीएम ने पहली दफ़ा कराची के ट्रेडर्स से मुलाकात की। कराची के ट्रेडर्स ने अपने मसाइल बताए और पीएम ने ये जिम्मेदारी आयद की थी गवर्नर साहब को कि वो उनके मसाइल का मदावा करे। रिजवान साहब, ऐसा ही है? बिल्कुल बिल्कुल, वो स्पोक्समैन बनाया था उनको, गवर्नर साहब को। बिल्कुल। अच्छा, अब जाहिर सी बात है, गवर्नर साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो सनतकारों को और ट्रेडर्स को एक जगह पे जमा करें, उनके मसाइल का मदावा करने की कोशिश करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ट्रेडर्स कहने लगे जो बनाए थे, जो जिम्मेदारी आयद की थी, उसको बिल्कुल भी हल नहीं किया गवर्नर साहब ने। रिजवान साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि बिल्कुल भी हल नहीं किया या कोशिश की थी उसमें नाकाम हो गए? सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने छोटे ताजिरों को बुलाया, जी। उनकी बात सुनी पहली मरतबा, और गवर्नर साहब को जो स्पोक्समैन उन्होंने किया। हमारी एक ही मरतबा मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर साहब से और गवर्नर साहब से, और उन्होंने गवर्नर साहब ने कहा कि आपके जो मसाइल हैं हमने लिख लिए हैं, इंशाल्लाह हल करेंगे। और रात गई और बांसी वाली बात थी, उसके बाद जो है वो मसाइल हल नहीं हुए। वजह ये है कि मसाइल सुन लेना, उस पर हमारे दूसरे दिन स्ट्राइक करा, हम लोग स्ट्राइक कर रहे थे, उससे एक दिन पहले जो है ये बात हुई, लेकिन हमने फिर भी स्ट्राइक की, हमने जो है दूसरे दिन फिर भी स्ट्राइक की और हमारी स्ट्राइक कामयाब हुई। मकसद ये था कि उस मसाइल को हल करना था, जो महंगाई का सिलसिला था, जो टैक्सेस जो कि हल नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात है, महंगाई तो इस वक्त एक सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान का। खैर बहरहाल अरशद वोरा साहब, ये इंफॉर्मेशन है, लेकिन अच्छा, अब मैं चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, मैं इस कंक्लूजन की तरफ आऊंगा। देखिए अरशद वोरा, आप भी बिजनेसमैन हैं, बाबर खान आप भी बिजनेसमैन हैं, आप जी, आपकी बात का तो जवाब दे दूं मैं। नहीं, अच्छा आप दीजिए, चलें, आप दे दें, बिल्कुल दें। गवर्नर साहब को प्राइम मिनिस्टर ने कहा था महंगाई के खिलाफ गवर्नर साहब ताजिर के मसाइल हल करें, ठीक है। पूरे पाकिस्तान में महंगाई का मसला ये गवर्नर कामरान टिशोरी साहब ने हल करना था, या कराची पाकिस्तान से अलग है, स्ट्राइक की हुई थी, दुकानें बंद थी, या कराची पाकिस्तान से अलग है। इट इज एन इकोनॉमिकल इशू ऑफ द एंटायर नेशन, एंटायर कंट्री। तो इसमें आप अगर ये कहें कि गवर्नर साहब ने मसाइल हल नहीं किए, महंगाई तो फिर महंगाई के अलावा और भी से मसाइल। खैर बहरहाल सही है, बिजली और गैस के बिलों के ऊपर बात हो रही थी, बिल्कुल। अच्छा खैर बहरहाल मैं कंक्लूजन की तरफ आऊंगा। आप तीनों का ताल्लुक बिजनेस सेक्टर से है, बाबर खान भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं,
अरशद वोरा भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप रिजवान इरफान ट्रेडर हैं। देखें, हमारा एजेंडा यही होना चाहिए ना कि मौशी पहिया चले और जो बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल है वो हल हो, यही आप तीनों का एजेंडा है। लेकिन आप तीनों की अगर डायरेक्शन अलग अलग होगी तो ये मसाइल हल नहीं होंगे। बाबर खान, अच्छा एक मिनट, मैं पार्लियामेंट में होंगे तो हमारी डायरेक्शन एक ही होगी। डायरेक्शन पार्लियामेंट में होंगे ना, पार्लियामेंट में होंगे तो डायरेक्शन एक होगी। होगी। बिल्कुल, ये एक अच्छी बात की अर्शद साहब ने कहा, पार्लियामेंट में होगी तो डायरेक्शन एक होगी। देखें, मसाइल तो हैं, उनको हल करना है। तो बाबर साहब आखिर में ये बता दें कि क्या अगर आप तीनों पार्लियामेंट में बैठ जाते हैं, अगर बैठ जाते हैं, इफ एंड बट के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या आप लोग कामयाब हो जाएंगे मौसमी मसाइल को हल करने में? देखिए, कामयाबी और नाकामी तो अल्लाह ताला के हाथ में है, मगर आदमी को खुलूस से कोशिश करनी चाहिए, सख्त दिल से अपनी ज़ाती मफादात को, ज़ाती अना को छोड़ के काम करना चाहिए। पहली बात यह है कि हमें पहले एनालाइज़ करना चाहिए कि शहर कराची के जो आम आदमी के प्रॉब्लम है, आम इंसान के प्रॉब्लम है, आम शहरी के प्रॉब्लम है, उसको हल करना है। और उसके साथ ताजरों के और सनतकारों के सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, बिल्कुल उसको हल करना है। ये शहर सिसक रहा है और बिलक रहा है, और ये अब दरोगोई, झूठ और लफाजी कोई भी कर सकता है, कितनी बात कर लें, हमें तो मीनिंगफुल बात करनी चाहिए। ये डिस्कशन जो टाइम वेस्ट करने के लिए तो नहीं है, बिल्कुल एक मीनिंगफुल डिस्कशन होना चाहिए। मैं झूठे झूठे दावे कर दूं, झूठी झूठी बातें कर दूं, तो उससे कोई फ़ायदा तो है नहीं। और लोग आवाम देख रही है, आवाम को पता है कि 5 लाख बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, और ये सबको पता है। अब ये बेकार बातें करना अब तो हमें आगे बढ़ के हमें ये देखना policy line चाहिए draw करनी चाहिए कि जो एक है पूरे मुल्क के प्रॉब्लम, ठीक है, बिल्कुल। महंगी बिजली, महंगी गैस, ठीक है, इसके प्रॉब्लम को कैसे हल करना चाहिए, IPP से माहदे को किस तरह टेक्निकली ख़त्म करना चाहिए, ताकि आवाम पे जो ये बोझ पड़ रहा है सर्कुलर डेट्स का और इतनी महंगी बिजली और गैस का, बिल्कुल वो जो कहते हैं किस तरह कम हो। गैस की नई एक्सप्लोरेशन नहीं हो रही है। देखिए, गैस की शॉर्टेज बढ़ती जा रही है, नेचुरली गैस कम हो रही है उन फील्ड से जिससे पहले निकलती थी, तो नई एक्सप्लोरेशन की ज़रूरत है। हमें ये तवज्जो देनी चाहिए पूरे मुल्क के लिए, जहाँ जहाँ गैस के ब्लॉक्स जो दरियाफ्त हुए हैं वहाँ से एक्सप्लोरेशन कैसे तेज़ी से हो सके, ये इस पर पूरी कौम यानी पार्लियामेंट को बैठ के बात करनी चाहिए। दूसरी बात ये कि पाइपलाइन जो ईरान की पाइपलाइन है, इस पर पूरी पार्लियामेंट को ये सोचना चाहिए कि बैठ के ये मुल्क का इक़्तिसादी मसला है, ये मुल्क का बहुत बड़ा मसला है, आवाम का मसला है। ये पाइपलाइन को जो ईरान से गैस आ रही है इसको मुकम्मल करके और ईरान से गैस लेनी चाहिए। तीसरी चीज़ ये कि जो कराची स्पेसिफिक मसाइल हैं, कराची स्पेसिफिक मसाइल है, कराची इंडस्ट्रियल चौक हो चुके हैं, हमें नए इंडस्ट्रियल चाहिए। ये जब कराची की आबादी 60 लाख थी तब भी ये इंडस्ट्री एरिया थे, अब 3.5 करोड़ हो गई है तब भी ये इंडस्ट्री एरिया है। अब वर्टिकल जो कहते हैं फैक्ट्रीज जा रही हैं, छोटे लोगों के लिए अब कारोबार करना मुश्किल हो गया है क्योंकि कारोबार करना मुश्किल हो गया, तो हमें उस पर तवज्जो देनी है। नए दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। अच्छा अर्शद साहब, आखिर में बता दें कि आप तीनों हजरात पार्लियामेंट में बैठे हुए यूनिटी के साथ आप लोग मसाइल हल कर लेंगे बिजनेस कम्युनिटी के? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस कम्युनिटी के लोगों के अंदर कैपेबिलिटीज हैं और कैपेसिटी भी है, और अगर हमने रिप्रेजेंटेशन सही तरीके से की तो बिजनेस कम्युनिटी ही इस मुल्क को चला रही है। खास तौर पर कराची अगर चल रहा है तो पाकिस्तान पल रहा है। कराची अगर खुदा ना खास्ता बैठ गया तो पाकिस्तान बैठ जाएगा। कराची जो है वो बैकबोन है, और कराची को कैसे ठीक करना है, कराची के हुकूक को कैसे ठीक करना है, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने आबादी में 75 लाख लोग बढ़वाए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने 53 यूनियन काउंसिल। आप समझते हैं कि मसाइल हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला? आप तीनों अगर कोलैबोरेशन के साथ मसाइल हल करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला तमाम मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। बाकी जो अल्लाह ताला की मर्जी, अल्लाह ताला की मदद से कोशिश करेंगे। अच्छा रिजवान इरफान, आप भी बता दें कि अगर देखें एज अ ट्रेडर बहुत ज़्यादा मसाइल बढ़ते जा रहे हैं ट्रेडर्स को ना, तो अगर आप मैदान में आ जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, तो इंडस्ट्रियलिस्ट ट्रेडर्स के मसाइल को हल करने में आप क्या किरदार अदा करेंगे? आपकी पार्टी क्या किरदार अदा करेगी? देखिए, हम तमाम बिजनेसमैन जो हैं वो एक साथ बैठते भी हैं, बात भी करते हैं। हमारा कोई एक दूसरे से लड़ाई नहीं है, बिल्कुल, और होनी भी नहीं चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, अपनी पार्टी से चालू है, बिल्कुल काम करना सब जानते हैं, और कराची का ताजिर जो है वो बेहतर तरीके से काम कर सकता है। और हम आई इसी मकसद के लिए जो हमारे मसाइल जो हैं, जो हम लोग, क्योंकि हम लोग खुद यहाँ रहते हैं तो हमें पता है यहाँ के लोगों मसाइल, हम लोग मसाइल के हल कर सकते हैं। और इंशाल्लाह जो मेन मसाइल हैं, मैंने आपको जो पहले ही बताया, उस पर फोकस भी करेंगे और हम सच बात करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। अपनी आवाम से जो है वो झूठ नहीं बोलेंगे, जो काम कर सकते हैं वो करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। रिजवान इरफान, अरशद वोरा और बाबर खान। बिजनेस कम्युनिटी अगर डिवाइड हो गई तो मुल्क की मईशत
को तार तार होने से कोई नहीं बचा सकता। बिजनेस कम्युनिटी का एक पेज पे होना ज़रूरी है, खा वो किसी भी पार्टी से हो। मैंने कोशिश की कि मैं बिजनेस कम्युनिटी को यकजा करके उनका एजेंडा पूछूं, और उनका एजेंडा यही है कि अगर पार्लियामेंट में होंगे तो यकीनन मुल्क की मईशत के लिए बेहतर काम करेंगे, और होना भी यही चाहिए। अगर पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन नहीं होगा तो उसके मुआशी चैलेंजेस दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे। मुआशी चैलेंजेस को कंट्रोल करने के लिए बिजनेस कम्युनिटी का एक पेज पे होना ज़रूरी है। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, यहाँ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।